21वीं सदी, जिसे तकनीकी और तरक्की का युग कहते हैं, लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा हुआ है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, आपको बैंकॉक में एक IT एक्सपर्ट की नौकरी मिलती है। आप वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आपको ऑफिस की जगह एक जेल-नुमा बिल्डिंग में ले जाया जाता है। आपका पासपोर्ट फाड़ दिया जाता है और आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है, जो स्क्रिप्ट होती है लोगों को ठगने की। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत में उन हज़ारों भारतीयों की जो आज कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के स्कैम्स हब्स में बंधक हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे साइबर स्लेवरी के पूरे सिंडिकेट को और उसे डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि यह जाल कैसे बिछाया जाता है, वहाँ अंदर क्या होता है और यह पूरा स्कैम एम्पायर चलता कैसे है। अब ये जाल कैसे बिछाया जाता है, इस पूरे काले साम्राज्य की शुरुआत होती है एक जॉब एडवर्टीजमेंट से। आमतौर पर ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से आते हैं, जिनमें ये लिखा होता है कि वहाँ पे $1500 से $2500 प्रति महीने की सैलरी आपको ऑफर की जाएगी और वहाँ पे आपको रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, वहाँ लोकेशन की टिकट आपको दी जाएगी। थाईलैंड या वियतनाम, जो भारतीयों के लिए बहुत ही आसान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये एजेंट्स अक्सर भारत के ही होते हैं। वे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ लीगल है। जब युवा बैंकॉक पहुंचते हैं तो उन्हें पिकअप करने के लिए गाड़ियां आती हैं, लेकिन उन्हें थाईलैंड के किसी शहर में ले जाने के बजाय सड़क के रास्ते अवैध रूप से सीमा पार कराकर म्यांमार या कंबोडिया के उन इलाकों में पहुंचा दिया जाता है जिन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ कहा जाता है। तो एक बार जब आप इन कंपाउंड्स के अंदर चले जाते हैं तो आप एक इंसान नहीं बल्कि प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसे मॉडर्न डे स्लेवरी क्यों कहा जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। तो पहुंचते ही पहले तो आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, आपकी पहचान मिटा दी जाती है और इन वर्कर्स को दिन में 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। उन्हें हर दिन 500 से 1000 नए लोगों को मैसेज करने का टारगेट दिया जाता है। अगर कोई काम करने से मना करता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। बिजली के शॉक्स दिए जाते हैं, अंधेरे कमरों में बंद करके फूंका रखा जाता है। तो वहाँ आम बात है ये। कई मामलों में तो वर्कर्स को एक स्कैम सेंटर में दूसरे स्कैम सेंटर को बेच दिया जाता है। तो आखिर ये गुलाम आपसे क्या करवाते हैं? इनका मुख्य हथियार है पिक बूचरिंग। ये लोग गलत नंबर के बहाने आपसे व्हाट्सएप पर बात शुरू करते हैं। हफ्तों तक आपसे इमोशनल रिश्ता बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें पिक बूचरिंग की, तो ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको एक नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताते हैं, जहाँ शुरू में आपको छोटा मुनाफा दिखाया जाता है और फिर जब आप अपनी पूरी जमा पूंजी या लाखों रुपए लगा देते हैं तो ऐप बंद हो जाता है और वो दोस्त गायब। इसलिए कहते हैं क्योंकि सुअर को हलाल करने से पहले मोटा किया जाता है। तो पहले आपको मुनाफा दिखाया गया, फिर आपसे स्कैम के थ्रू वो सारे पैसे लूट लिए गए। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम है, सेक्सटॉर्शन है और लोन स्कैम ऐप है, फेडेक्स स्कैम है, कोरियर स्कैम। तो अगर हम बात करें फेडेक्स स्कैम की, जो कि इंडिया में कुछ इसके केसेस भी दिख चुके हैं थ्रू डिजिटल अरेस्ट है, तो फेडेक्स स्कैम कॉल वास्तव में कौन कर रहा है? क्या वो कोई प्रोफेशनल अपराधी है जो किसी महल में बैठा है? शायद नहीं। तो अक्सर वो कॉल म्यांमार या कंबोडिया के स्कैम सेंटर्स में बैठा वही साइबर गुलाम कर रहा होता है जिससे अपनी वीडियो के शुरू में देखा था। उसके पास एक टारगेट होता है, अगर दिन में 10 लोगों को नहीं डरा पाया तो उसे खाना नहीं मिलेगा। अगर उसने पुलिस की एक्टिंग सही से नहीं की तो उसे पीटा जाएगा। यानी शिकार दोनों तरफ है। भारत में बैठा वो व्यक्ति जो अपना पैसा खोने वाला है और सीमा पार बैठा वो लड़का जो अपनी आज़ादी खो चुका है। ये स्कैमर्स इन मासूमों को कॉलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन बंधकों को बाकायदा हिंदी और इंग्लिश में फेडेक्स स्कैम की स्क्रिप्ट रटवाई जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि कब चिल्लाना है और कब पुलिस की तरह डराना है। तो ये इनका टूल होता है और स्कैम सेंटर्स में इन्हें सिम बॉक्सेस और VPN दिए जाते हैं, जिससे आप के फ़ोन पर भारतीय नंबर जैसे +91 ही दिखाता है, जबकि कॉल म्यांमार के जंगलों से आ रही होती है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो उसके हिसाब से इन देशों में फंसे हुए जो भारतीयों की संख्या है
उसका अनुमान लगभग कंबोडिया में 2 से 3 हज़ार लोग फंसे हुए हैं, म्यांमार में 1500 से ज़्यादा और लाओस में 500 से ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया की हेल्प क्यों नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है गृह युद्ध और नियंत्रण में कमी। म्यांमार में 2021 के बाद से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। देश के कई हिस्से खासकर सीमावर्ती इलाके जैसे म्यांमार, थाईलैंड और म्यांमार चीन बॉर्डर म्यांमार की मुख्य सेना के हाथ में नहीं है। वहां पर रिबेल ग्रुप्स एक्टिव हैं और इन इलाकों पर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कैरन नेशनल यूनियन का कब्जा है। इस एरिया को नोगो जोन्स बोलते हैं क्योंकि ये इलाके युद्ध क्षेत्र हैं। सरकारी पुलिस या सेना वहां आसानी से नहीं घुस सकती है। अगर वे वहां जाते हैं तो उन्हें इन विद्रोही गुटों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ता है। म्यांमार की सेना को इन युद्धों में स्थानीय मिलिशिया या बॉर्डर गार्ड फोर्सेस बीजीएफ की जरूरत पड़ती है। ये बीजीएफ कहने को तो सरकार के साथ हैं, लेकिन असल में वे इन स्कैम कंपाउंड्स के असली मालिक या संरक्षक हैं। सरकार इन्हें नाराज नहीं करना चाहती है क्योंकि अगर ये बीजीएफ साथ छोड़ दें तो जो वहाँ के विद्रोही या रिबेल ग्रुप्स हैं वो सरकार को उन इलाकों से पूरी तरह खदेड़ देंगे। इसलिए सरकार अक्सर इन अपराधों की तरफ अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर हम बात करें इनके बेस की, तो ये जो मोई नदी है तो उसके पास बहुत घने जंगल हैं और वहाँ पे इन्होंने एक केके पार्क बना रखा है। जैसे एक हाईटेक टाउनशिप होती है उसी तरह से इनका खुद का अपना इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और इनके खुद के घाट्स हैं। ये एक छोटे देश की तरह ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे म्यांमार का कानून कुछ नहीं कर पाता है। इन सेंटर्स को अक्सर चाइनीज क्राइम सिंडिकेट माफिया चलाते हैं। उनके पास बेहिसाब पैसा है जिसका इस्तेमाल वे स्थानीय अधिकारियों और मिलिशिया लीडर्स को रिश्वत देने में करते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है सरकार एक छोटे रेड करती है, लेकिन बड़े क्रिमिनल्स पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी हाल ही में 2026 में ही चीन के दबाव में म्यांमार और चीनी प्रशासन ने कुछ बड़े ऑपरेशंस किए हैं। चीन के म्यांमार के कुख्यात जो मिंग फैमिली थी जो ये स्कैम चलाती थी, उनके 11 सदस्यों को मौत की सजा दी है। लेकिन जब तक वहाँ के विद्रोही इलाकों और भ्रष्टाचार का समाधान नहीं होता, इन इल्लीगल फैक्ट्रियों को पूरी तरह बंद करना नामुमकिन है। साइबर गुलामी का यह जाल तभी टूटेगा जब हम जागरूक होंगे। याद रखिए, अगर कोई डील बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वह सच नहीं है। विदेश में नौकरी के लिए हमेशा सरकार के ई माइग्रेट पोर्टल का इस्तेमाल करें और किसी अनाधिकृत एजेंट को अपना पासपोर्ट न दें। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है और उसे डिजिटल अरेस्ट होने से और नर्क में जाने से बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।